नमस्कार दोस्तों, मैं संजय अपने यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीटेट 2022 दोस्तों मैथ्स पेडागोजी की ये हमारी पहली क्लास है। मैथ्स पेडागोजी की जो हमारी पहली क्लास है, जो कि आपके लिए होने वाले ऑनलाइन एग्ज़ाम 2022-23 में सीटेट का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है उस 22-23 में दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों, ये हमारी पहली क्लास है, देखिएगा ज़रूर। दोस्तों, प्रश्न जो आ रहे हैं दोस्तों वो यहीं से प्रश्न आ रहे हैं। दोस्तों, मैंने CDP और EVS की जो क्लासें ली हैं दोस्तों, उसमें देखना बहुत सारा डिस्कस किया है। और जो 28 और 29 दोनों शिफ्टों में जो पेपर हुए हैं, 28 और 29 दिसंबर को जो पेपर हुए हैं दोस्तों, वो जो मैंने क्लास लिए उसी में से आए हैं दोस्तों। NEP से भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, प्याजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग से भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों देखिएगा जरूर, दोस्तों क्लास फॉलो जरूर कीजिएगा दोस्तों, और यहीं से प्रश्न आएंगे दोस्तों। आज जो मेरी क्लास है, यहाँ से बहुत कुछ आपको देखने को पेपर में मिलेगा। तो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों, इसी के साथ आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 जो है, स्थानीय मान की संकल्पना के शिक्षण के लिए अध्यापक कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री लाता है। यानी भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री, यानी क्या लाता है? अध्यापक TLM लाता है। क्या लाता है? TLM लेकर आता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल लेकर आता है दोस्तों। जैसे गिनतारा, उसमें क्या लेके आता है? जैसे गिनतारा, डीन्स ब्लॉक, नकली 1, 10 और 100 के नकली मुद्रा नोट। उपरोक्त स्थिति में अध्यापक डीन्स सिद्धांत के कौन से नियम का आश्रय ले रहा है? यानी बच्चों को समझाने के लिए किस नियम का आश्रय ले रहा है? गतिक नियम, गणितीय परिवर्तनशीलता का नियम, बोधात्मक परिवर्तनशीलता नियम और रचनात्मक नियम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये स्थानीय मान, जैसे 1 का नोट है, ये 10 का नोट है, 1 का नोट है, 10 का नोट है, 100 का नोट है। इस तरह के जो स्थानीय मान प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को समझाने की कोशिश कर रहा है अध्यापक दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, गतिक नियम। ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर B देखते हैं, गणितीय परिवर्तनशीलता का नियम। ऐसा कुछ है नहीं इसमें। रचनात्मक, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C सही है, बोधात्मक परिवर्तनशीलता नियम। बोधात्मक परिवर्तनशीलता नियम सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। यह है वंश। अगर किसी चीज को सिंगल इकाई, वंश का मतलब इकाई, टेंस, 100 और 1000। दोस्तों, इसके लिए हम इस ऐसे भी समझ सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। क्या? हजार। इसमें देख लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी टेंस, इकाई, दहाई और 100। तो दोस्तों, इस तरह के इसका अध्यापक प्रयोग कर रहा है, इसका प्रयोग कर रहा है, स्थानीय मान समझाने के लिए प्रयोग कर रहा है। आइए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या है? त्रुटियां गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह वाक्य डैश है। बिल्कुल सही बात है, गणित में ही नहीं, प्रत्येक सब्जेक्ट में त्रुटियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है सही। गलत है, क्योंकि त्रुटियां गणित के प्रति लापरवाही वाली अभिवृत्ति को दर्शाती हैं। नहीं, ये तो गलत हो जाता है। सही है,
क्योंकि शिक्षक को ये समझने में मदद मिलती है कि बच्चे ने गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे किया है। हाँ, सही लग रहा है। सी और देख लेते हैं। गलत है, नहीं गलत तो शब्द हमारा गलत हो जाएगा, तो सी तो गलत हो जाता है। गलत है क्योंकि गणित त्रुटि रहित विषय है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सही है क्योंकि त्रुटियां कम बुद्धि लब्धि आईक्यू को दर्शाती हैं। नहीं, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही बचता है, बी ही सही होगा। देख लेते हैं क्या सही है। क्योंकि शिक्षक को ये समझने में मदद मिलती है कि बच्चे ने गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे किया है। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, छात्रों को जब दो भिन्नों का योग करने, दो भिन्न हो सकती हैं, जैसे 1/2 योग मानी जोड़ना प्लस 3/2 बराबर करने के लिए कहा जाता है, तब बहुधा इस साधारण त्रुटि का सामना होता है। वे अंश को अंश में जोड़ देते हैं और हर को हर में, जैसे कि 1 और 3 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4, इस तरह से जोड़ देते हैं वो। इस भ्रांति का क्या संभावित कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? जबकि ये सवाल जो आएगा इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा, इस तरह से 2 1 प्लस 2 एकम 2 1 3 बराबर 4/2 और 2 एकम 2 बराबर, इसका आंसर जो आएगा एक आंसर आएगा। लेकिन बच्चे 4/4 लेके आते हैं, 4/4 लेके आते हैं। तो इसका क्या हो सकता है? कारण क्या हो सकता है? अध्यापक की संज्ञानात्मक समझ में कमी है। सारी गलती अध्यापक की नहीं है। कक्षा में छात्रों के ध्यान में कमी, योग में सीखे गए तथ्यों का सामान्यीकरण भिन्नों पर लागू करना, शिक्षण अधिगम सामग्री का सुलभता से नहीं प्राप्त होना। नहीं, डी तो गलत हो जाएगा, डी तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ये देख लेते हैं क्या है। अध्यापक की संकलनात्मक समझ में कमी, ये भी गलत हो जाता है। कक्षा में छात्रों के ध्यान में कमी, बी भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी ही बचता है, यही सही है। योग में सीखे गए तथ्यों का सामान्यीकरण भिन्नों पर लागू करना, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्योंकि हमने दोस्तों जो पढ़ा है 1+1 बराबर 2, इस नियम को लागू कर रहा है बच्चा, इस नियम को लागू कर रहा है, इसलिए प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, छात्रों की आंकड़ों के संग्रह की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य है। छात्रों की आंकड़ों के संग्रहण की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य है। कक्षा में विचार विमर्श, वर्ग पहेली, नहीं चौथे का वर्ग पहेली तो होगा नहीं, सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना और भूमिका अभिनय। नहीं, ए और सी में चुन लीजिएगा क्या है। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर कक्षा में विचार विमर्श, ये भी गलत हो जाएगा। सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना, प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या है। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को गणितीय क्रियाकलापों में व्यस्त रखना बहुत तरीकों से सहायक हो सकता है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है, छात्रों को कई अमूर्त अवधारणाओं का अन्वेषण करने और परिकलन रणनीतियों को सीखने के अवसर प्रदान करना। ये तो सही है दोस्तों, ए सही है हमारा। बी देखते हैं क्या है। समय सारणी में दिए गए खाली कालांशों का उपयोग करने में सहायता करता है। नहीं, ये नहीं होगा। सी देख लेते हैं क्या है। छात्रों को उनकी गणितीय समझ एवं विवेचन को और गहन करने में सहायता करता है। हाँ, ये तो सही है, सी सही है। डी देखते हैं क्या है। संकलित आकलन के उपकरण का कार्य करता है। नहीं, ये भी गलत हो गया। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए और प्रश्न नंबर 5 का है ऑप्शन नंबर ए और डी, ए और सी है हमारा, तो ये तो गलत हो जाता है। बी और सी, ये भी गलत हो जाता है। सी है, बी और डी, ये भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और सी। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, ज्यामिति को गणित का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है। ज्यामिति को गणित का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है और प्राथमिक गणित का यह एक अभिन्न भाग होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी छात्र ज्यामिति में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह समझने में सरल है। ये तो गलत हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यामिति गतिविधि उन्मुख है और खेलने का समय देती है। नहीं, बी भी गलत हो जाता है। कई प्रसिद्ध गणितज्ञों ने ज्यामिति के विकास में सहयोग दिया है। ये भी गलत हो जाता है। ज्यामिति के अनुभव दैनिक जीवन में अधिगम और गणितीय विचारों एवं अवधारणाओं के अधिगम और दृश्यीकरण में सहायता करते हैं। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ज्यामिति के अनुभव दैनिक जीवन में अधिगम और गणितीय विचारों एवं अवधारणाओं के अधिगम और दृश्यीकरण में सहायता करते हैं। सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न। ऑप्शन नंबर डी उसका सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 7 है, सुश्री श्रेया एक प्राथमिक कक्षा की गणित अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को 2 अंकों वाली संख्या का योग पढ़ाने के लिए विविध विधियों का उपयोग करती है, जैसे 23 + 46 हो गए 69, 20 + 3 40 + 6 60 + 9 आ रहे हैं 69 हो गए। 23 + 46 बराबर 20 + 3 + 40 + 6। इस तरह से पढ़ा रही है अध्यापिका। उसकी शैक्षिक विधि के लिए निम्न में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्त है? कौन सा कथन सबसे अच्छा है? प्रश्न नंबर 7 का देख लेते क्या है।
वह केवल गणितीय संचार पर बल दे रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वह अपने छात्रों को गणित में प्रश्नों को हल करने के लिए विविध उपागमों को प्रस्तुत कर रही है, शायद हो सकता है। वह बहुल विधियों का उपयोग करके छात्रों को भ्रमित कर रही है? नहीं, भ्रमित नहीं कर रही है। एक प्रश्न को हल करने के लिए वह अधिक समय व्यर्थ नहीं, ये भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बचता है, ऑप्शन नंबर बी ही सही है। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। वह अपने छात्रों को गणित में प्रश्नों को हल करने के लिए विविध उपागमों को प्रस्तुत कर रही है। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, कंचों के खेल में रेनू 4 कंचे हार जाती है। कितने कंचे हार जाती है? 4 कंचे हार जाती है। उसके पास 7 कंचे बचे हैं। कितने बचे हैं? ये जोड़ से संबंधित सवाल है। किससे है ये? प्रश्न नंबर 8 जो है वो जोड़ का है। प्लस 7 कंचे बचे हैं। कितने बचे हैं? 7 कंचे बचे हैं। उसने कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया था? यानी उसने कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया था? तो 7 3 10 और 11, 11 कंचों के साथ खेल शुरू किया उसने। कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया था उसने? 11 कंचों के साथ खेल शुरू किया था। देखते हैं क्या है उपरोक्त प्रश्न। उदाहरण है, योग पर संदर्भनात्मक प्रश्न का, खुले सिरे वाले प्रश्न का, बहुविकल्पीय प्रश्न का। नहीं, बहुविकल्पीय नहीं है। व्याकलन पर संदर्भनात्मक प्रश्न का। नहीं, डी भी गलत हो जाता है। खुले सिरे ओपन एंडेड तो है ही नहीं। खुले सिरे वाले ये भी नहीं। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए सही है। योग पर संदर्भात्मक प्रश्न का। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, योग पर संदर्भात्मक प्रश्न का। आइए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या है। हम साष्टिक मतलब 60 पद्धति का उपयोग कहाँ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आंकड़ों के प्रमात्रीकरण, परिमाणन के लिए, कोणों को मापने के लिए, दूरी को फुट और गज में मापने के लिए, हिंदी व अरबी संख्याओं को लिखने के लिए। नहीं, डी तो गलत हो जाएगा। दूरी को फुट और गज में मापने के लिए। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। आंकड़ों के प्रमात्रीकरण, परिमाणन के लिए। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। कोणों को मापने के लिए, जैसे कि चांदा का जो प्रयोग करते हैं वो किस में करते हैं? कोणों को मापने के लिए करते हैं। तो हम साष्टिक पद्धति का उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोणों को मापने के लिए। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है देखते हैं। कक्षा 1 और 2 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की दृष्टि से गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 कलन विधि और रटांत अधिगम पर जोर देना। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। ये मीनिंग मेकिंग पे जोर देता है ये। कक्षा बी देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर बी है कक्षा 1 और 2 में केवल मौखिक प्रश्नों को करवाना चाहिए, मौखिक प्रश्नों को नहीं, ये भी गलत हो जाता है। गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला और पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समाकलित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही ऑप्शन है डी, और देख लेते हैं शायद इससे अच्छा हो।
कक्षा 1 और 2 में गणित को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? गणित तो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाली एक विषय है, तो इसे तो प्रत्येक कक्षा में पढ़ाना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 10 का जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है देखते हैं। रचनावादी कक्षा में दशमलवों के गुणन का परिचय देने के लिए निम्न में अत्यधिक उपयुक्त कौन सा है? यानी कि सही सबसे अच्छा उत्तर कौन सा है इनमें? देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए है दशमलव को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ ग्रिड का उपयोग करना और उसके बाद दशमलव के गुणन का परिचय देना। सही लग रहा है तब भी। और देख लेते हैं क्या है। BCD देख लेते हैं क्या है। दशमलव को भिन्न में परिवर्तित करना और फिर गुणन करना नहीं, भी गलत हो जाता है। दशमलव को पूर्ण संख्याओं और परिवर्तित करना फिर गुणन करना नहीं, सी भी गलत हो जाता है। औपचारिक कलन विधि का उपयोग करके प्रश्न को हल करना और उसके बाद अभ्यास के लिए कार्य पत्रक देना नहीं, ये भी गलत हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। दशमलव को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ पेपर ग्रिड का उपयोग करना और उसके बाद दशमलव के गुणन का परिचय देना। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर जो होता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न। ये रहा दोस्तों, ये ग्राफ पेपर है। ये क्या है? ये इससे ग्राफ से संबंधित काफी प्रश्न आए हैं, पिछली बार देखने को मिले हैं। 0.3 गुणा 0.4 बराबर 0.1 और 2। तो इस तरह से ये 1 2 3 4 इस तरह से ये दिखाया जाता है। ये ग्राफ पेपर है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है प्रतिशतता की अवधारणा पढ़ाते हुए कक्षा में विषय त्योहारों के मौसम में बिक्री और छूट पर विचार विमर्श प्रारंभ किया गया है। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा क्या है? देखते हैं क्या है। छात्रों के वाद विवाद कौशल को बढ़ाने में सहायक होती है। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बी देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। छात्रों को एक दूसरे के विचार सुनने में सहायक होती है और उन्हें अपने तर्क प्रस्तुत करने को प्रोत्साहित करती है, जिससे उनकी वाचन कला में बढ़ोतरी होती है। नहीं, बी भी गलत हो गया। प्रश्न नंबर 12 का बी भी गलत हो गया। सी देखते हैं। इससे बचना चाहिए क्योंकि इससे कक्षा में शोर के स्तर में वृद्धि होती है और दूसरों की शांति भंग होती है। नहीं, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। छात्रों को कक्षागत गणित और बाहरी दुनिया के गणित में संबंध बनाने में मदद मिलती है, जिससे उनकी संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी होती है। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। छात्रों को कक्षागत गणित और बाहरी दुनिया के गणित में संबंध बनाने में मदद मिलती है, जिससे उनकी संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी होती है। प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं क्या है। बच्चों के गणितीय चिंतन के आकलन के लिए निम्न प्रश्नों में से कौन सा अत्यंत उपयुक्त है? बच्चों के गणितीय चिंतन के आकलन के लिए निम्न प्रश्नों में से कौन सा अत्यंत उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए है 4.25 गुणा 0.5 को हल करो। नहीं, ये तो सरल है, ये तो जरा सी देर में हो जाएगा। तो ये तो गलत हो जाता है। 13 का ये तो गलत हो जाता है। बी देखते हैं। यदि एक फल की कीमत 4.25
0.25 प्रति किलोग्राम है तो आप 0.5 kg के लिए कितना खर्च करेंगे, ये भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, यदि 4.25 को 0 से 1 के बीच की किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल 4.25 के कम या अधिक होगा, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल सही लग रहा है, डी। तब भी देख लेते हैं। 4.25 को 0.5 से गुणा करने की मानक कलन विधि की व्याख्या कीजिए। डी भी गलत हो जाता है। एक ही आंसर बचता है 13 का है आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 13 का सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। यदि 4.25 को 0 से 1 के बीच की किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल 4.25 के कम या अधिक होगा, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसमें बच्चे की सोचने की क्षमता बढ़ेगी। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, इनमें से कौन सी गतिविधि एक शिक्षिका कक्षा 2 के बच्चों को एक अंकीय संख्याओं के व्यकलन पढ़ाने के लिए उपयोग कर सकती है? क्या कर सकती है? एक संख्या का, यानी 8 - 3 बराबर कितना होगा? 5। ये पढ़ाने के लिए कौन सी विधि हो सकती है? देखते हैं क्या। ऑप्शन ए, 6 बिंदु बनाना। 6 बिंदु बनाना, 1 2 3 4 5 6 बनाना और उनमें से 2 बिंदुओं पर गोला बना देना। फिर बच्चे से बचे हुए बिंदुओं को गिनने के लिए कहना। यह गतिविधि समान प्रकार के उदाहरणों से दोहराना। यही गतिविधि समान प्रकार के उदाहरणों से दोहराना। जैसे कि 6 हम गोले बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें से 2 बिंदुओं पर गोला बना देना। 2 पर, ये जो 2 बिंदु हैं, ये 6 बिंदु हैं, इन पर 2 पर गोला बना दिया हमने। इन पर क्या बना दिया? 2 पर गोला बना दिया, गोला। फिर बच्चों से बचे हुए बिंदुओं को गिनना। अब क्या है? बचते हैं 1 2 3 4 बचते हैं। बचे हुए बिंदुओं को गिनने के लिए कहना, 4 बचते हैं। यही गतिविधि समान प्रकार के उदाहरणों से दोहराना। सही लग रहा है तब भी। बी और देख लेते हैं क्या है। श्यामपट पर 6 - 2 बराबर 4 लिखना और बच्चों को उसे 10 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहना। नहीं, ये तो गलत हो जाता है। शिक्षिका बच्चों को श्यामपट पर लिखे सभी सवालों को जोर से पढ़ने के लिए कहती है। नहीं, ये भी गलत हो जाता है। शिक्षिका बच्चों को बहुत सारी संख्यात्मक समस्याएं जैसे 178, 14 - 12 आदि अभ्यास करने के लिए देती है। नहीं, ये भी गलत हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर जो हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, रेहाना गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए उसमें डैश होनी चाहिए। क्या होना या होनी चाहिए? ऑप्शन देखते हैं क्या है। छात्रों को गणित ओलंपियाड के लिए तैयार करने का कौशल। नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है, संकल्पनात्मकता समझ और गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबंधित करने की क्षमता। बिल्कुल सॉरी, सही लग रहा है। सी डी और देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर सी है, सिद्धांतों और सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। नहीं, सी भी गलत हो जाता है।
मानसिक गणित की समस्याओं को हल करने की क्षमता नहीं, ये भी गलत हो जाता। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, संकल्पनात्मकता, समझ और गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबंधित करने की क्षमता। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर क्या है? 16। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा डीन्स के सिद्धांत का नियम नहीं है? डीन्स के सिद्धांत का नियम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक नियम, ये तो है। गतिक नियम भी है, गतिक नियम ये भी है। उत्क्रमणीयता प्रवृत्ति नियम यह नहीं है। गणितीय परिवर्तनशीलता का नियम ये भी है। तो हमसे पूछा है नहीं है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक नियम, ये है तो गलत हो गया, गलत हो गया। बी देखते हैं, गतिक नियम ये भी है इसीलिए गलत हो गया। गणितीय परिवर्तनशीलता नियम ये भी है इसीलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी, उत्क्रमणीयता प्रवृत्ति नियम, यह नहीं है इसीलिए सही हो गया। तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 प्याजे से क्वेश्चन फैक्चुअल है दोस्तों, आना ही आना है। प्याजे से क्वेश्चन आना ही आना है। देखते हैं क्या है प्याजे। प्रश्न नंबर 17 प्याजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। वे हैं, क्या हैं वे? ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 17 दोबारा पढ़ते हैं। प्याजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। वे हैं, वे क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, क्रम और पदानुक्रम समावेशन, क्रम और प्रतिवर्ती, पंक्तिबद्धता और पदानुक्रम समावेश, पंक्तिबद्धता और संरक्षण। तो प्रश्न नंबर 17 पंक्तिबद्धता और संरक्षण, यह तो गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, पंक्तिबद्धता और पदानुक्रम समावेश नहीं दोस्तों, यह भी गलत हो जाता है। प्रश्न नंबर 17 का ये भी गलत हो जाता है। क्रम और प्रतिवर्ती, ये भी गलत हो जाता है। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, क्रम और पदानुक्रम समावेशन। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न। यह है दोस्तों, देखिएगा यह है, जैसे अगर एक लिखेंगे हम, एक लिखेंगे तो एक, ये दो दिखाएंगे तो दो, तीन पे तीन, एक, एक दो तीन, चार, चार पे चार, एक दो तीन चार, एक और बना लेते हैं, पाँच पे पाँच, एक दो तीन, पाँच पर पाँच दोस्तों, ये है। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या है देखते हैं, बहुधा छात्र, प्रश्न नंबर 18 है, बहुधा छात्र दशमलव संख्याओं की तुलना करने में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 को 0.5 से बड़ा बताते हैं। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं क्या। ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण संख्या के तथ्यों का दशमलव संख्याओं में अतिसामान्यीकरण। ऑप्शन नंबर बी है, संख्याओं की तुलना के प्रश्नों के अभ्यास की कमी। ऑप्शन नंबर सी है, एक संख्या रेखा पर दशमलव अंकों के प्रदर्शन में कमी। ये ऑप्शन नंबर डी है, ये छात्रों द्वारा की जाने वाली लापरवाह त्रुटि है नहीं। ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते, एक संख्या रेखा पर दशमलव अंकों के प्रदर्शन में कमी, ये भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, संख्याओं की तुलना में प्रश्नों के अभ्यास की कमी नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बचता है, यही सही होगा। देख लेते हैं, पूर्ण संख्या के तथ्यों का दशमलव संख्याओं में अतिसामान्यीकरण
कारण, बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पहल ये सुनिश्चित करने के लिए की गई कि देश का प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करे? समग्र शिक्षा, साक्षर भारत, निपुण भारत, सक्षम भारत। सक्षम भारत भी नहीं है और समग्र शिक्षा भी नहीं। समग्र शिक्षा अभियान तो इससे भी पहले का है। अब साक्षर भारत, साक्षर भारत तो बहुत पहले का है। क्या है? साक्षर भारत तो बहुत पहले का है। और एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी, निपुण निपुण भारत। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर जो हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, निपुण भारत। सरकार का विशेष ध्यान है इसके तरफ, क्योंकि 3 से 9 वर्ष का बच्चा 3 से 9 वर्ष का बच्चा बेसिक स्किल्स यानी कि बेसिक स्किल्स प्राप्त कर ले। 3 से 9 वर्ष का बच्चा यानी कक्षा 3 तक का कक्षा 3 तक का बच्चा जो मूलभूत उसकी जो स्किल्स है, जो दक्षता है, उसे प्राप्त हर हालत में कर ले। इसके लिए सरकार ने व्यापक रूप से बहुत बड़े पैमाने पे क्या चलाया है? निपुण भारत मिशन चलाया दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, निपुण भारत। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समकक्षी मूल्यांकन के लिए सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन समकक्षी मूल्यांकन के लिए सत्य है? ऑप्शन देखते हैं। क्या ऑप्शन नंबर ए, इसमें सम्मिलित है कि एक बच्चा अन्य बच्चों के कार्य का आकलन करता है और उन्हें प्रतिपुष्टि देता है। यह जोड़ों और समूहों में नहीं किया जा सकता। बी तो गलत हो जाएगा। यह योगात्मक मूल्यांकन का एक उपकरण है। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। यह बच्चे के सीखने, रुचियों और अभिरुचियों के स्व आकलन की ओर संकेत करता है। प्रश्न दोबारा पढ़ लेते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन समकक्षी मूल्यांकन के लिए सत्य है? इसमें सम्मिलित है कि एक बच्चा अन्य बच्चों के कार्य का आकलन करता है और उन्हें प्रतिपुष्टि देता है। बिल्कुल सही। डी, ये बच्चे के सीखने, रुचियों और अभिरुचियों के स्व आकलन की ओर संकेत करता है। नहीं, डी गलत हो जाता है। प्रश्न नंबर 20 का जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। इसमें सम्मिलित है कि एक बच्चा अन्य बच्चों के कार्य का आकलन करता है और उन्हें प्रतिपुष्टि देता है। तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों पेपर में प्रश्न यहीं से आएंगे। दोस्तों पेपर में प्रश्न यहीं से आएंगे दोस्तों। पेपर में प्रश्न यहीं से आएंगे दोस्तों 100%। क्योंकि दोस्तों मैंने जो पूर्व में क्लासें ली हैं, आप 28 दिसंबर और 29 दिसंबर का पेपर उठाकर देख लीजिएगा दोस्तों। जैसे कि एनसीएफ डिस्कस किया मैंने, अधिकतर प्रश्न वहीं से आए। और दोस्तों ईबीएस का जो मैंने डिस्कशंस किया है, अधिकतर प्रश्न उसी से आ रहे हैं दोस्तों, तो दोस्तों मेरी क्लास को देखिएगा ज़रूर। और मेरी क्लास देखने के बाद आपके लिए जो समझ है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी दोस्तों। तो इसी के साथ अगला प्रश्न दोस्तों 20 प्रश्न थे। क्लास अटेंड करने के बाद 20 आउट ऑफ 20 कितने आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों मेरी ये क्लास ऑनलाइन होने वाले सीटेट
2022-23 में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। ये पहली क्लास थी मेरी और मैराथन क्लास लेकर आऊँगा दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। तो दोस्तों देखिएगा ज़रूर। और दोस्तों 20/20 क्लास देखने के बाद आपके कितने आए, और दोस्तों अगर मेरी इस क्लास से या पूर्व की क्लासों से अगर आपको परीक्षा में आपकी कोई मदद हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताना दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से मेहनत करके अच्छे प्रश्नों का संकलन करके लाता रहूं और आपके लिए ऑनलाइन होने वाले एग्जाम सीटेट 2022-23 में आपके लिए मदद मिल सके। तो दोस्तों अंत में मेरे चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों, बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि हम आपके बीच बने रहें और आपके लिए अच्छे प्रश्नों का संकलन करके लाते रहें। दोस्तों इन 20 प्रश्नों का संकलन आपके लिए कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों अगर इससे संबंधित मेरी क्लास से संबंधित अगर आपको कोई सुझाव आपके मन में अगर आ रहा हो तो दोस्तों उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अंत में दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इसी के साथ सभी दोस्तों को नमस्कार, थैंक यू।